हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी मैथ्स पे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, जिसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके बारे में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। दिल थाम के बैठिए, ये जो आने वाले 30 मिनट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिए, जो भी यहाँ पे बोर्ड पे करवाता हूँ उसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, तो सबसे पहले बात करूँगा मैं किसकी, एल्गोरिथम की। उल्टा चल रहा हूँ, देखो एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम सबसे पहले बात करूँगा मैं एल्गोरिथम की इसकी। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होती है, ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का अर्थ है समस्या। ठीक है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए यानी उसको हल करने के लिए हमें कुछ स्टेप दिए हों या कुछ फॉर्मूला वगैरह दिए हों, है ना। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिए, कुछ स्टेप करने दिए हों, यानी आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उसे ही क्या बोलते हैं, हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। एल्गोरिथम क्या होती है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप दिए होते हैं, उन स्टेप को फॉलो करके हम उसके आंसर तक पहुंचते हैं, ना। तो वो क्या होती है हमारी एल्गोरिथम। जैसे आपको एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे आप घर में क्या बनाते हैं, जैसे मैगी बनाते हैं या चाउमीन बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, बनाने का क्या होता है, एक पैटर्न होता है। सबसे पहले क्या लाते हो, बाज़ार से खरीद के लाते हो सामान। उसके बाद में घर में क्या करते हो, उस जो भी आपका बर्तन है उसको गैस पे रखते हो, है ना। गैस पे रखने के बाद उसमें तेल डालते हो, फिर मिर्च मसाला जो भी है, उसको पकाने का क्या एक तरीका है, यानी स्टेप है उसको पकाने। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बाज़ार से लाए और सीधा उसको क्या कर गए, खा गए। तो सीधा खाने से आपके पास वो टेस्ट नहीं आएगा जो पकाने के बाद आएगा, ना। तो जो स्टेप दिए हैं उन स्टेप के फॉलो करके हम क्या पहुंचते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, ना, उसके तह तक पहुंचते हैं। तो वो क्या होती है हमारी एल्गोरिथम। तो हमारे पास कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए जो हमें स्टेप दिए होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, एल्गोरिथम। ठीक है, इतनी बात आगे समझे। ठीक, उसके बाद में दूसरा है डिवीजन। डिवीजन आप जानते हो, भाग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, डिवीजन। भाग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिवीजन। उसके बाद में लास्ट है यूक्लिड। ये जो प्रक्रिया है ये किस वैज्ञानिक ने दी थी, यूक्लिड ने। तो इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया अच्छे से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम की जगह कई जगह आपको प्रमेय भी लिखा मिलेगा, प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही बातें, एल्गोरिथम बोल दो या प्रेमिका बोल दो। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये क्या है, क्या कहती है ये, यानी ये भाग करने की क्या एक विधि है ना। यूक्लिड ने क्या दी, भाग हल करने की क्या दी, एक विधि। इसी को क्या बोलेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है ये 7 में किसका भाग देना है, 3 का। ठीक है, सिंपल सा भाग लिया मैंने। जो ये भाग जो दूसरी क्लास का बच्चा भी क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। तो 7 में भाग दिया किसका मैंने, 3 का। तो 7 में 3 का भाग देने पे इसको हल करने के क्या होते हैं, मेरे पास स्टेप होते हैं, है ना। कि पहले ये करूँगा कि 3 का पढ़ा इतनी बार बोलूँगा तो 7 के बराबर या 7 से कम आना चाहिए, है ना। सीधा तो आंसर नहीं ला सकता ना। तो स्टेप होते हैं, उन स्टेप को फॉलो करके मैं क्या लाता हूँ, इसका आंसर। तो यही क्या होती है आपकी एल्गोरिथम। चलो करते हैं। 7 में 3 का भाग दिया, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आया, 6। फिर क्या करूँगा, माइनस 7 में 6 कितना बचा, 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 7 में 3 का क्या दिया मैंने, भाग। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये जो इधर जो मान होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो इधर मान होता है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब हिंदी में बोलूँ तो भाजक, ठीक है। डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, भाजक, ठीक है। ऊपर जो मान आता है इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड, यानी डिविडेंड का अर्थ क्या होता है, भागफल, ठीक है। इधर जो मान आता है इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ध्यान से सुनना, इधर जो मान आता है इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ऊपर जो मान आता है, इस मान को चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हो, यहाँ, ठीक है। ऊपर जो मान आता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड यानी भागफल। ये जो मान आता है इसको क्या बोलता हूं मैं, भाज्य। इसको क्या बोलता हूं, भाज्य, सॉरी, हाँ, इसको क्या बोलता हूं, भाज्य। और ये क्या होता है, भागफल को क्या बोलते हैं, सॉरी, कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट, ठीक है। भागफल को क्या बोलते हैं, कोसेंट। और ये जो आता है आपका ये इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी शेष फल। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी शेष फल, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। ये क्या होगा आपका भाजक, ऊपर वाला भागफल, अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और ये जो होता है नीचे इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अब यहाँ से देखो एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। ध्यान से देखते चलना, ये चीज़ ध्यान देना, ये जो शेषफल आएगा ना, शेषफल, नीचे जो शेषफल आता है ये हमेशा क्या आता है, शेषफल। ध्यान रखना, कोई भी किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो तो जो शेषफल आता है हमेशा वो या तो क्या आएगा, जीरो। शेषफल क्या आएगा हमेशा, या तो जीरो, या हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा। यानी आपके पास रिमाइंडर, शेषफल को क्या बोलता हूँ, रिमाइंडर, तो इसको किससे डिनोट करूंगा, आर से। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होएगा, जीरो से बड़ा और बराबर। देखो दोनों को साथ में दर्शाना, ये तो होता है किसका चिन्ह, बराबर का, इक्वल का। ये किसका होता है, इस चिन्ह का जिधर मुंह खुलता है ना, इसका मुंह इधर खुल रहा है ना, तो इधर मान क्या आता है, बड़ा, और इधर मान क्या आएगा, हमेशा छोटा, ठीक है। इस चिन्ह का लेस देन और ग्रेटर देन दो होते हैं, तो जिधर मुंह खुलता है उस दर के मान क्या होता है, इसका बड़ा, और पीछे की तरफ क्या होगा, छोटा। तो मैंने ये लिखा, देखो ये, अब दोनों को साथ लिखना हो, बड़ा और छोटा बराबर, है ना, तो बराबर का एक लाइन लेंगे और ये चिन्ह लेंगे, है ना। तो रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल का मान या तो जीरो के बराबर, यानी आर या तो जीरो, आर का मान या तो जीरो होगा, या आर का मान क्या होगा, जीरो से, आर का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा। किधर मुंह खुल रहा है इसका, आर की तरफ खुल रहा है ना, इस चिन्ह का मुंह आर की तरफ, रिमाइंडर शेषफल की तरफ, तो आर क्या होगा, बड़ा, जिधर मुंह खोला उधर मान क्या होगा, बड़ा। यानी आर क्या है, बड़ा है, किस से, जीरो से। या तो जीरो होगा शेषफल, या जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा क्या हो गया, सभी प्राकृत संख्या आ गई क्या, जीरो से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना भी आ सकता है लास्ट में, है ना। तो जीरो से बड़ा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। तो ये समझ में आया, ये मैंने कैसे लिखा, आर का मान एक तो बराबर जीरो के इधर, है ना, और एक इधर आर की तरफ खुल रहा है इसका मुंह, तो आर क्या हो गया, बड़ा, किस से, जीरो से, ठीक है। अब देखो आगे, अब दूसरी बात, ये जो डिवाइजर आपका भाजक, ये हमेशा क्या होगा, आर से क्या होगा, बड़ा। यानी आर जो शेषफल जो आएगा हमेशा वो क्या आएगा, छोटा आएगा, किससे, भाजक से। यहाँ 3 है, ये यहाँ कितना है, 1, तो ये छोटा है, हमेशा हमेशा छोटा रहेगा। हमेशा लास्ट में भाग, पूरा भाग देने पे आपके पास जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा, ठीक है। तो भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, तो डी हमेशा छोटा आएगा किससे, या चाहे तो कैपिटल लिख दो, डी हमेशा छोटा आएगा किससे, सॉरी, डी बड़ा होगा किससे हमेशा, या आर हमेशा छोटा आएगा किससे, डी से। आर हमेशा छोटा आएगा किससे, डी से, ठीक है। ये बराबर नहीं आएगा, बराबर भी नहीं आएगा और बड़ा भी नहीं आएगा शेषफल, तो आर हमेशा छोटा आएगा किससे, आपका भाजक से। तो आर छोटा है डी से, तो इसको इसके साथ लिख सकता हो क्या मैं इसे, आर छोटा आएगा किससे, डी। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आया,
या आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि रिमाइंडर, पहली बात तो या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा, यानी शेषफल जो होगा वो हमेशा जीरो होगा या जीरो से बड़ा आएगा। उसके बाद में जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा, डिवाइजर से यानी भाजक से क्या आएगा, हमेशा भाजक से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई। तो आगे देखो, अब इस एल्गोरिथम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इस एल्गोरिथम की। तो ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास किस काम में आती है, HCF ज्ञात करने में। किस काम में, HCF ज्ञात करने में। कक्षा 8 में आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखा था। हम जो यूक्लिड है इसने एक विभाजन एल्गोरिथम दी यानी भाग करने की विधि दी, उसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इतनी बात आगे समझ, ये इतना आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ HCF की। HCF होता क्या है वैसे, ये भी जान लो अगर किसी को नहीं पता। तो HCF H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या हो गया आपका HCF। सबसे नीचे क्या है, फैक्टर। फैक्टर का अर्थ गुणनखंड, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, हाईएस्ट का मतलब उच्चतम, यानी उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यही क्या होता है आपका HCF। अब देखो HCF निकाल के बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास दो नंबर है, एक तो है जैसे मेरे पास 8 और एक है मेरे पास 12, ये दो नंबर है। इनका क्या निकालना है मेरे को, सिंपल HCF निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल HCF। तो सिंपल HCF निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं इनका सिंपल HCF, पहले क्या करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ। फैक्टर यानी गुणनखंड। 8 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है, 8 में 1 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल। 8 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 8 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा। 8 में 4 का भाग जाएगा। इसके अलावा 8 में किसका भाग जाएगा, 8 का। इतनी बात आ गई समझे। उसके बाद में 12 में किसका जाएगा, 1 का भाग जाएगा। 12 में 2 का जाएगा, 12 में 3 का जाएगा, 12 में 4 का जाएगा, 12 में 6 का जाएगा और 12 में किसका जाएगा भाग, 12 का भाग जाएगा। इतनी बात आ गई समझे, यानी ये क्या हो गया, इसके फैक्टर। अब कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 1 2 4, ये क्या आ रहे हैं इसमें, उभयनिष्ठ आ रही है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 4 भी क्या है, दोनों में। फैक्टर कर लिए पहले, कॉमन ले लिया। अब क्या चुनना है, हाईएस्ट यानी उच्चतम। उच्चतम मान कौन सा इनमें, उभयनिष्ठ उच्चतम जो ज़्यादा हो, कौन सा दिख रहा है आपको, 4। तो आपके पास इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इसका HCF कितना आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 4। ये था आपका HCF। अब इसी HCF को यूक्लिड ने किस विधि से, भाग विधि से क्या किया, प्रूफ किया, यानी समझाया कि भाग विधि से कुछ स्टेप को फॉलो करके हम भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं, वो देखते हैं अब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, HCF क्या होता है। अब देखो यही संख्या थी मेरे पास 8 और 12, यही संख्या है मेरे पास क्या, 8 व 12, यही संख्या है मेरे पास 8 व 12। इनका क्या निकालना है मेरे को, HCF निकालना है। और HCF किसकी मदद से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। इससे पहले एक चीज और देखना, आपके प्रश्नावली में एक शब्द आएगा लेमा। ये क्या होता है, लेमा, लेमा, है ना। एक शब्द आएगा LEMMA, लेमा। इसका अर्थ क्या होता है, देखो यदि आपके पास पहले से कोई स्टेटमेंट दी है ना, यदि आपके पास कोई पहले से कोई स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को लेकर हम कोई दूसरी स्टेटमेंट क्या कर दें, प्रूफ कर दें, सिद्ध कर दें, वही क्या होती है आपकी लेमा। जैसे एग्जांपल फिर से सुनना, हमारे पास पहले से कोई स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट की सहायता से, उस स्टेटमेंट की मदद लेके हम कोई दूसरी स्टेटमेंट क्या कर दें, सिद्ध कर दें, तो वही क्या कहलाती है, आपकी लेमा कहलाती है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे हम सबको पता है
कि सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है पूर्व में उगता है ना, या उदय होता है। अब हमें पता है कि पृथ्वी है वो क्या करती है, परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों ओर। परिक्रमा लगाती है तो सूर्य पूर्व में उग रहा है, सूर्य क्या आ रहा है, पूर्व में उग रहा है। पूर्व में जैसे पृथ्वी परिक्रमा लगाएगी तो उदय अस्त किधर होगा, पश्चिम में। तो हमें पहले से स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि सूर्य पूर्व में उगता है, यानी सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका इस स्टेटमेंट को लेकर हम क्या बता सकते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो यही क्या होता है आपका लेमा, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखो एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आपको दो मान दिए होंगे, दो मानों का एचसीएफ निकालना होगा आपको। तो सबसे पहले आप छोटा और बड़ा पहचानो, उनमें छोटा बड़ा पहचान सकते हैं, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, बड़ी में किसका भाग देना है, छोटी संख्या का। तो 12 है, 12 में किसका भाग दूंगा मैं, 12 में भाग दूंगा किसका, 8 का, ठीक है। 12 में किसका भाग दूंगा, 8 का। तो 12 में 8 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, शेषफल कितने बचे, 12 में 8 घटाऊंगा तो कितने बचे, 4। आगे भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, पॉइंट में भाग नहीं देना आपको, ठीक है। इतना है, शेषफल कितना है आपके पास, 4। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ जो भाजक है ना, यहाँ ध्यान देना, विशेषकर ये बात ध्यान देना, यहाँ जो भाजक है ना इसको इधर उतार लो, जो शेषफल है उसका तो भाग देना है और इसको इधर उतार लो 8। ये जो भाजक है इसको इधर उतार लिया तो कितना आया, अब भाग दो, 4 में किसका भाग दूंगा, 8 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेषफल कितना है मेरे पास, 0। शेषफल कितना आया, 0। जब आपके पास शेषफल 0 आ जाए तो जब भी से जिस भाग में शेषफल 0 आ रहा है उस भाग का जो भाजक है यही क्या जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, 4। हमने वैसे निकाला था पहले फैक्टर करके तो भी कितना आ रहा था, 4। यूक्लिड विभाजन से भी कितना आ रहा है, 4, ठीक है। अब क्या क्या किया मैंने इसमें वो लिख दो, चरण, उसको इधर साइड में, इधर चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, क्या क्या किया एक बार समझ लो ये, है ना, फिर लिख दो। एक बार ये समझ लो कि क्या क्या किया। अब 12 था, सबसे बड़ी संख्या थी, उसमें किसका भाग दिया, छोटी का। 12 में 8 का भाग दिया, एक बार किया। शेषफल कितना आया, 4। अब क्या करना आपको, ये जो भाजक है पहला इसको इधर उतार लेना अंदर, फिर भाग देना है जो नीचे शेषफल है उसका। शेषफल का भाग दिया तो भाग चला गया, आपके पास कितना आया, 0। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, 4। एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास, 4, ठीक है। आगे देखो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखना। जैसे मेरे पास है 15 व 25, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, बड़ी संख्या है उसका छोटी का भाग दूंगा, 25 में भाग दूंगा किसका, 15 का। कितनी बार जाएगा, 25 में 15 का भाग देने पे बोलो, एक बार। तो इसे एक को चाहे तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कितनी बार, एक बार। कितना शेषफल बचा, 10। अब भाग जा रहा है क्या, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा। तो ये जो 15 है इसको अंदर लिखो, यहाँ इधर, इस 10 को तो इधर लिख दिया और इसमें भाग दे दिया मैंने किसका, 15 का, सॉरी 15 में भाग दिया किसका, 10 का। 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आया, 10। 15 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 5। जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक आपको ये क्या करते रहना है, भाग देते रहना। 5 आ गया। अब फिर देखो 5 भाग जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा, 0 नहीं है ना शेषफल। फिर क्या करो, ये जो 10 है इसको अंदर लिख लो यहाँ। अब कितना आएगा, 10 में 5 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार, कितना है, 10। शेषफल कितना आ गया, 0। जिस भी भाग में शेषफल 0 आए उसका जो भाजक होगा, डिवाइजर, वही क्या होगा आपका एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 5। यही क्या आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यही क्या आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एक ऐसे तो करना ही करना है आपको, ठीक है। दूसरा, अब देखो एक चीज समझना पहले, जैसे मेरे पास था, मैंने भाग दिया 7 में किसका, 3 का।
7 में किसका भाग दिया मैंने? 3 का। 7 में 3 का भाग दिया तो मेरे पास क्या आया? 3 दूनी 6, 3 का पारा 2 बार बोलने पे 6, और ये शेषफल कितना बचा? 1। मैंने बताया ये क्या होता है आपका शेषफल। ये क्या होता है आपका शेषफल। ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है आपका भाजक। ये क्या होती है आपकी भागफल। ये अंदर वाला क्या होता है आपका भाज्य। तो यहां से देखो एक चीज देखना, ये जो अंदर वाला मान है 7, ये कैसे प्राप्त हुआ मेरे को? इन दोनों को गुणा करा दिया मैंने, 3 गुणा 2, और उसमें 1 जोड़ दिया, ऐसे ही प्राप्त हुआ क्या? ये जो भाज्य ये प्राप्त हुआ मेरे को कैसे? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा भी है। ये जो भाज्य है वो बराबर होता है किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। भाज्य बराबर होता है हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, है ना। तो भाज्य कितना था? 7। इन सबको हल कर लो। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 आ रहा है, ठीक है। तो भाज्य कितना था? भाज्य कितना था? 7, यहाँ रख 7 बराबर भाज्य कितना है? 3, 3 गुणा भागफल कितना है? 2, 2 प्लस शेषफल कितना है? 1। तो कितना जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आगे समझे। अब देखना, इस 7 को मैं क्या मान लेता हूँ? कोई नंबर मान लेता हूँ। यह 7 क्या था मेरे पास? कोई नंबर है, ठीक है। 7 मेरे पास क्या है? कोई नंबर, संख्या है। ये 3 क्या है मेरे पास? 3 भाजक। भाजक का मतलब क्या है? डिवाइजर। भाजक का मतलब डिवाइजर। इंटू 2, 2 क्या है मेरे पास? भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोसेंट यानी क्यू। कोसेंट यानी क्यू। प्लस 1 क्या है मेरे पास? शेषफल। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर यानी आर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? एन बराबर डी क्यू प्लस का आर। एन बराबर क्या आया? डी क्यू प्लस का आर। एन की जगह चाहो तो आप क्या ले लो? ए, और डी की जगह क्या ले लो? बी। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस का, चाहे तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही क्या है? सही है। ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलो ये कैसे आया? समझ में आया अच्छे से? ठीक है। फिर से देखो, 7 क्या था? 7 को ये था भाज्य। ये बात तो समझ में आ गई कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस का शेषफल। एन 7 को मैंने क्या मान लिया? कोई नंबर मान लिया। बराबर 3 क्या था मेरे पास? भाजक। भाजक का मतलब डिवाइजर, तो डी से डिनोट करेंगे डिवाइजर को। 2 क्या था मेरे पास? भागफल। भागफल का मतलब कोसेंट। कोसेंट का मतलब क्यू। प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह। 1 क्या था मेरे पास? शेषफल। शेषफल का मतलब रिमाइंडर यानी आर, ठीक है। तो एन बराबर क्या है मेरे पास? डी क्यू प्लस का आर। एन बराबर क्या है? डी क्यू प्लस आर। इस एन और डी को क्या मान लिया मैंने? ए और बी। तो ए बराबर क्या आ गया? बी क्यू प्लस का आर। यही क्या है मेरा? ये जो सूत्र है यही क्या होती है मेरी विभाजन एल्गोरिथम। गणितीय रूप में किस प्रकार डिनोट करते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर या एन बराबर डी क्यू प्लस का आर। दोनों ही सही है। आप जिस तरीके से दोनों में किसी से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप ये लिख लो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कई किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में या सीबीएसई में एन बराबर डी क्यू प्लस का आर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मैंने कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दिया कि क्यों है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से देखो, मैथ को रटना छोड़ दो, मैथ को आप फील करना शुरू कर दो, आपके अच्छे से क्या आएगी? समझ में आने लग जाएगी। अब इतनी बात आ गई समझ में। ए बराबर क्या आ गया आपके पास? बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। अब मैंने जो HCF निकाला था उसमें देखना, ये नोट कर लेना, ये जो उतारा मैंने ये आपको क्या करना है? कॉपी में नोट करना है ऐसा कैसा। अब देखना आगे,
अब आगे देखना, आगे जो है मैंने अभी आपको बताया था, अभी एलसीएम लेके बताया था आपको दो संख्याओं का, 8 और 12। 12 में मैंने भाग दिया था 8 का, 8 का भाग देने पे एक बार गया, कितना आया 8, शेषफल कितना बचा 4। फिर 4 में भाग दूंगा किसका, 8 में भाग दूंगा किसका 4 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना आया 0। तो ये क्या हो गया मेरा पास, एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास 4। इतना तो लिखना ही लिखना है साइड में, और क्या लिखना है, ये तो आधा नंबर ही हुआ है आपके, जैसे क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा इतना करने में। आगे इधर क्या लिखना है आपको, जो आपने स्टेप यूज किए, जो आपने चरण, स्टेप का मतलब चरण, जो आपने चरण यूज किए वो आपको लिखना है। जैसे चरण फर्स्ट क्या किया, जो 12 है यानी उसी का यूज करना आपको, भाज्य बराबर भाजक प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 12 ये बराबर कैसे प्राप्त हुआ, 12 आपको 8 को 1 से गुणा करके कितना जोड़ा मैंने 4, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। फिर चरण 2 यानी के चरण बोल दो, स्टेप बोल दो, या केस बोल दो, स्थिति बोल दो, है ना, कुछ भी बोलो। चरण 2 में ये दूसरा भाग, चरण फर्स्ट में पहला भाग आ जाएगा, चरण 2 में दूसरा, चरण 3 में तीसरा भाग आ जाएगा, चरण 4 में चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो चरण 2 क्या है, 8 बराबर प्राप्त, कैसे प्राप्त हुआ आपके पास, 4 को किससे गुणा किया मैंने 2 से, और जोड़ा कितना 0, शेषफल 0 है तो 0 जुड़ेगा। अब जिस भी भाग में 0 शेषफल आ जाए, जिस भी भाग में, उस भाग का जो भाजक होगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ। तो ये दिख रहा है आपको 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसी। इतना करने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पूरे नंबर आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ विभाजन एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहला उदाहरण आप कर लेना, खुद से हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पहले क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे, मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगा, बाकी 2 आप खुद से प्रैक्टिस करने। मैं चाहे 1000 बार बता दूं, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की तब तक कोई फायदा नहीं, है ना। 70% तैयारी जो होती है वो टीचर की होती है, और 30% जो तैयारी होती है वो विद्यार्थी की खुद की होती है ना। तो आपको क्या करना है, खुद से जितना ज़्यादा हो खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैथ का एक ही फंडा है, सीधा सा सिंपल सा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कॉपियाँ भरोगे, जितनी ज़्यादा पेन खाली करोगे, उतना ही क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट का एक ही फंडा है सिंपल, कि आपको क्या करनी पड़ती है, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इनमें आप क्या करने, रट नहीं सकते। कितनी चीज़ें रटोगे, कितना रटोगे बोलो, कितने सारे फॉर्मूले हैं इसमें, कितने सारे मेथड है, कितने रटोगे। और अगर संख्या चेंज कर दी तो आप उधर क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो रटना नहीं है, हमें क्या करना है, एक एक चीज़ क्या करनी है, सीखते हुए, सीक्वेंस वाइज क्या करनी है, सीखते हुए चलना है, ठीक है। तभी आपके क्या होगा, मैथ्स अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपकी बिल्कुल भी 0 है मैथ इस टाइम, तो विश्वास रखिए, मैं आप जो भी क्लास लेता हूँ उसको अच्छे से बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ आप क्लास लीजिए एकांत में, ठीक है। ऐसा नहीं है आप पढ़ रहे हो, पास में कोई 5 साल का बच्चा बैठा है उसके साथ भी बातें करने लग गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितनी देर पढ़ो फुल कंसंट्रेशन, फुल ध्यान, पूरा ध्यान केंद्रित किस पे होना चाहिए, आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आपके क्या आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं ऐसी जो आपको पढ़ने से, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो और आपको समझ में ना आए, है ना, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हो फिर भी आपकी समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो आगे, आपके पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसमें पहला जो नंबर दे रखा है वो आपको दे रखा है, जो पहली संख्या दे रखी है वो आपको दे रखी है 225 व 315, ठीक है। पहली संख्या कितनी दे रखी है, 225 व 315, ठीक है। इन संख्याओं का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहचानेंगे। बड़ी संख्या कितनी है इसमें, 315। तो बड़ी में क्या देना आपको, छोटी का भाग। तो 315 में भाग देना मेरे को किसका, 225 का। 315 में किसका भाग देना, 225 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आया, 225। शेषफल कितना बचेगा बोलो, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। 31 में से 22 कहेंगे कितने बचेगा, 90। ठीक है, इतनी बात आगे समझे। फिर इस संख्या को इधर भाग के अंदर उतारना आपको। कितना है, 225। इस 225 को इधर उतार, और 225 में किसका भाग देना है, 90 का। कितनी बार जाएगा बोलो, कितनी बार जाएगा, 225 में किसका भाग दूंगा, 90 का। 225 में 90 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 225 में 90 का भाग दूंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 ती 27, है ना। शायद 115 है यहाँ, है ना, 115। चेंज करो क्वेश्चन, 115 है। ठीक है, 115 में दोगे तो 225 में भाग देंगे 115। एक मिनट, बड़ी संख्या कौन सी आपके पास है, हाँ ये जो संख्या है वो ये देखिए 135 में 225। ठीक है, 135 में 225। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी इसमें, 225। तो 225 ले ली मैंने अंदर, और भाग देंगे इसमें किसका, 135 का। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार। कितना है, 135। घटाओ 0, यहाँ हासिल के लोगे 12, और कितना बचा, 90। ठीक है, अब इसको इधर उतारेंगे 135 को, तो 135 इधर उतार लिया मैंने। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार। 9 एकम 90। ठीक है, 90 एकम 90। तो कितना बचा, 5, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 45। अभी भाग नहीं गया पूरा, शेषफल 0 नहीं है तो आगे भाग देते चलना है। 90 को अभी यहाँ उतारेंगे अंदर, 90। अब 45 का पड़ा, कितनी बार बोलने पे या तो 90 आएगा या 90 से छोटा। तो 2 बार बोलने पे कितना आ जाता है, 90। शेषफल कितना आ गया मेरे पास, 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो उस भाग में जो आपका डिवाइजर होता है, यानी जो भाजक होता है, वही आपका क्या होता है, HCF। तो HCF कितना आ गया आपके पास, 45, यानी 45। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको लिख दो आप चरण। सबसे पहले चरण फर्स्ट क्या होगा, 225 बराबर ये कैसे प्राप्त हो आपके, 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 और प्लस का 135 गुणा 1 और प्लस का कितना जाएगा, 90। शेषफल है ना 90, ये हो जाएगा। फिर दूसरा चरण 2, चरण दो में क्या आएगा, 135 बराबर कैसे आएगा, 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 और प्लस का 45। चरण तीन में क्या आएगा, जितने भाग हों उतने चरण चलेंगे आपके। 90 बराबर कितना, 90 बराबर कितना, 45 इंटू 2 और प्लस का 0। शेषफल 0 आ जाए तो आपका जो डिवाइजर होगा, जो भाजक होगा, वही आपका क्या होगा, आपके पास क्या होगा, HCF होगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, इसका दूसरा और तीसरा, पहले क्वेश्चन का, वो आपको खुद से क्या करने, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अच्छे से आपको क्या करने, निकालने और सॉल्व करने। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आए तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब ठीक है, इतनी या आपके समझ में आ गई होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दे रखा है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 2 वो देखना, वो आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको ये दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्या दे रखा आपको क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यह आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां आपके पास q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, उसमें सम पूर्णांक दे रखा है 2q ऐसा कुछ है ना। तो सेम है दोनों क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हल करते हैं इसको ना। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, q कोई पूर्णांक है तो यहां लिख दो चूंकि q पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक संख्या क्या होंगी, मैंने बताया था पूर्णांक क्या होती है, सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं आपकी पूर्णांक। तो वो लिख दो माइनस अनंत से इधर तो डॉट 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 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 2 3 और लास्ट में क्या हो जाएगा अनंत। इतना लिख दिया। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, इसमें विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, मैंने अभी बताया था आपको, n बराबर dq प्लस का r। ठीक है, n या तो n बराबर dq प्लस r लिख दो या a बराबर bq प्लस r, आपकी जो इच्छा हो आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ n बराबर dq प्लस का r, मैंने ये लिख दिया n बराबर dq प्लस का r। अब देखो इससे मैं तुलना करूँ इसकी, मेरे पास देखो ये मान रखे हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5। देखो q क्या है कोसेंट, और इधर प्लस में जो आता है वो क्या होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। इधर q के जो गुणा में आता है वो क्या आता है आपका डिवाइजर आता है। डिवाइजर का मतलब भाजक। तो इसमें भाजक का मान कितना दे रखा है मेरे को 6, यानी डिवाइजर का मान कितना दे रखा है आपको 6। डिवाइजर का मान कितना दे रखा है आपको 6। तो इतना मान पहचान गए आप यहां से, चूंकि d बराबर कितना है 6, इसलिए d का मान कितना आ रहा है मेरे पास 6 आ रहा है डिवाइजर का, है ना। इससे तुलना करूं तो डिवाइजर का मान 6 आ रहा है, तो r का क्या क्या मान संभव हो सकता है बताओ। मैंने आपको ये केस बताई थी कि r जो छोटा होता है हमेशा किससे, डिवाइजर से, यानी r हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा भाजक से। शेषफल हमेशा क्या आता है भाजक से छोटा। तो r का मान क्या क्या आ सकता है, या तो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर का मान कितना है 6, तो r का मान क्या क्या आएगा मेरे पास, r जो r है वो उसका मान क्या क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या आ जाएगा मेरे पास r का मान। ठीक है,
आर का मान कैसे है, समझ में आया अच्छे से। मेरे पास डी का मान पहचानो, डी का मान कितना है 6, डी का मान 6 है तो आर हमेशा क्या होगा डी से छोटा, और आर का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता तो कहाँ से शुरू होगा 0 से, 0 से लेके कहाँ तक आ जाएगा 5 तक, 6 नहीं आएगा क्योंकि आर हमेशा क्या होता है छोटा होता है किससे, डिवाइजर से, है ना, डी से। तो अब जैसे इसी प्रकार मेरे पास एक एग्जाम्पल है 8 प्लस का 5, ये है ना, तो इसमें आप डी पहचानो, डी कितना है 8, डी का मान कितना है 8, तो आर का मान क्या क्या जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, ये क्या जाएगा आपके पास रिमेन, यानी ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है किसके शेष फल आने की, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मेरे पास है 4 प्लस का 3, ये है 4 प्लस का 3, तो इसमें डी पहचान सकते हो आप, डी का मान कितना है 4, डी का मान कितना है 4, तो आर का मान क्या क्या हो सकता है 0 1 2 और 3, ये हो सकता है आर का मान। ये संभावना निकाली हमने कि आर मेरे पास शेषफल इतना इतना आ सकता है, ठीक है। अब देखो आगे, सबसे पहले क्या लूंगा मैं, आर का मान कितना लूंगा 0, सबसे पहले आर बराबर 0 लेने पर आर का मान 0 किस में रखोगे, इसमें, तो एन बराबर क्या आएगा मेरे पास, एन कितना आएगा बोलो, डी क्यू, डी का मतलब 6 क्यू, एन बराबर ये था मेरे पास डी क्यू प्लस का आर, यानी एन बराबर 6 क्यू प्लस का 1, 6 क्यू प्लस 0, आर की जगह क्या लिख दिया मैंने 0, आर बराबर 0 लेने पर, तो इसमें आर की जगह क्या लिख दिया 0 और डी की जगह 6, तो एन बराबर क्या बना 6 क्यू प्लस का 0, 6 क्यू प्लस 0 मतलब 6 क्यू, इतनी बात आगे समझ में, 6 क्यों आ गया, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 × 3 क्यू, ठीक है 2 × 3 क्यू। अब ध्यान देना एक बात, ये मेरे पास क्यू क्या है, यहाँ कोई भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ मैं, कोई भी ऋणात्मक संख्या भी रख सकता हूँ, कोई भी धनात्मक संख्या भी रख सकता हूँ, उसको 3 से मल्टीपल करने पे मेरे पास क्या आएगी, कोई संख्या आएगी, क्योंकि जगह मैं कोई भी मान रखूंगा, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव मान रख दो, उसको मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, 3 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, कोई एक नंबर आएगा, फिक्स नंबर आ जाएगा। उस नंबर को अगर मैं 2 से क्या करूंगा, इस कोष्ठक का मतलब क्या, इंटू 2 से क्या करूंगा, इंटू यानी गुणा करूंगा, 2 से गुणा करने पर मेरे पास वो क्या हो जाएगी, मेरे पास क्या बनेगा बोलो, इवन नंबर बनेगा, नहीं बनेगा, यानी सम संख्या बनेगी। किसी भी संख्या आपके पास कोई भी A to Z कोई भी नंबर है, उसको मैं 2 से मल्टीपल करता हूं तो आपके पास क्या आती है, सम संख्या आएगी, नहीं आएगी, तो मेरे पास यानी इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि जगह मैं कोई भी मान रख दूं, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव या तो कोई भी नेगेटिव मान रखो, उसको अगर उसको 3 से गुणा करने पर मेरे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 2 से, पूरे नंबर को 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 से मल्टीपल करते ही वो संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या। तो ये जो मान है मेरे पास, ये क्या आएगा, एक तरीके से बोलो, ये जो मान आएगा ये मेरे पास क्या आएगा, सम पूर्णांक, बोलो आएगा नहीं आएगा, सम पूर्णांक आएगा, ठीक है। उस फिर r बराबर कितना लूंगा, r बराबर कितना लेने पे, 1 लेने पर, r का मान 1 लेने पे क्या आएगा, यहाँ पे n बराबर कितना आएगा, 6 क्यू प्लस का 1, r बराबर कितना है, 6 क्यू प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद में देखना r बराबर 2 लेने पे, r बराबर 2 लेने पर, r का मान 2 लूंगा तो n बराबर 6 क्यू प्लस का 2, n r की जगह कितना रख दिया मैंने 2, तो कितना है 6 क्यू प्लस का 2, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 क्यू प्लस का 1। ये चीज देखना, ये पूरा मान है, क्योंकि जगह आप कुछ भी रखो, कोई भी मान रखो, उसको 3 से गुणा करो, आपके पास एक मान आएगा, उसमें एक जोड़ो मान, कोई भी संख्या बनेगी एक, उस पूरी संख्या को मैं 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 से गुणा करूंगा उस संख्या को, तो वो पूरी संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या बनेगी, नहीं बनेगी बोलो, तो वो पूरी संख्या क्या बनेगी मेरे पास, सम पूर्णांक। बोलो इतनी बात आगे समझे, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में r का मान कितना लूंगा, 3, r बराबर 3 लेने पर, r का मान 3 लेता हूं तो r का मान 3 रखूंगा इसमें,
तो n बराबर क्या बनेगा बोलो, n बराबर 6q और प्लस का 3, 6q प्लस का 3। उसके बाद में r का मान कितना ले रहा हूँ मैं, 4, r बराबर 4 लेने पर r का मान 4 लूँगा तो n बराबर क्या बनेगा, 6q प्लस का 4। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3q और प्लस का 2। ये मान भी बताओ मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा मान कुछ भी मान है इसका, क्योंकि जगह कोई भी मान रख दो, इसको हल करने पे एक संख्या आएगी आपके पास, उस संख्या को मैं पूरी संख्या को 2 से गुणा करूँगा तो निश्चित तौर पे वो क्या बनेगी, सम संख्या यानी इवन नंबर बनेगी। तो ये क्या आएगा मेरे पास, सम पूर्णांक। ठीक है, ये क्या बनेगा मेरे पास, सम पूर्णांक। उसके बाद में r बराबर कितना लूंगा, 5 लेने में क्या बनेगा मेरे पास, n बराबर बोलो, n बराबर क्या बनेगा, n बराबर 6q और प्लस का 5। ये बात समझ में आ गई आपके संपूर्णांक और संपूर्णांक वाली। 2 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो गुणा करने पे क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है, इवन नंबर बन जाएगा। अब देखो ये तीनों इवन नंबर है, तो जो बच गए वो निश्चित तौर पे डेफिनेटली वो क्या होंगे, आपके ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब इवन, सॉरी विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो इसको हल करने पे मेरे पास क्या आएगा, विषम पूर्णांक। तो इसके आगे क्या लिख दूंगा मैं, विषम पूर्णांक। दूसरा ये भी क्या आएगा मेरे पास, विषम पूर्णांक। और ये भी क्या आएगा मेरे पास बोलो, ये भी आ गया मेरे पास क्या, विषम पूर्णांक। और यही क्या करना था, मेरे को सिद्ध करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। देख लो विषम पूर्णांक आ रहे 6q + 1, इसके डिब्बा बना देता हूँ मैं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, है ना, देखिए अच्छे से। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये तीनों के तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, विषम पूर्णांक दिख रहे हैं। यही चीज़ क्या करनी थी, मेरे को सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनकी। और मैं आपके लिए यूँ ही मेहनत करता रहूँगा, आप बस साथ मत छोड़िए। जितने दिन क्लास लूँ उतने दिन साथ रहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।